हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं आपको आज हिंदी का हिंदी सब्जेक्ट का, आर्ट्स का हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। पिछले कई वर्षों से यह क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। मैं वही क्वेश्चन आपके सामने छाँट-छाँट के लाया हूँ और इसमें से बताइएगा आप कितने सही मार पाते हैं या कितने सही टिक लगा पाते हैं। लास्ट में ज़रूर कमेंट में बताएँगे। लेकिन वन बाय वन देखते रहें और मैं इसको सबका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कथा सम्राट प्रेमचंद का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो आप लोग बताइए इसका आंसर। ऑप्शन 1 में है इलाहाबाद, दूसरा है कानपुर, तीसरा है वाराणसी, चौथा है लम्हे। इसमें से कौन सा आंसर होगा? आप कमेंट करके बताइए। देखिए आप लोग का आंसर आ रहा है वाराणसी। क्या आ रहा है? वाराणसी है। कथा सम्राट प्रेमचंद का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो आप लोग क्या देंगे? वाराणसी। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने आ रहा है। इनमें से राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है? तो आपके सामने ऑप्शन है पंच परमेश्वर, कफन, गौरा, मंगर है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? कमेंट करके बताइए। ये आपके सामने आंसर नंबर मंगर है। क्या है? मंगर है। 2 का आंसर हो जाएगा डी। थर्ड नंबर आपके सामने क्वेश्चन आता है, जीवन की झरना कविता के कवि का नाम क्या है? तो क्या बताएंगे? आपके सामने ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, निराला, आरसी प्रसाद सिंह और है प्रसाद। कौन से आंसर? बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 का नंबर क्या होगा? 3 का नंबर इजीली आप बता सकते हैं। आरसी प्रसाद सिंह। कोई क्या होगा इसका? 3 का आरसी प्रसाद सिंह होगा। चौथा नंबर आपके सामने है, कलम का जादूगर किस रचनाकार को कहा जाता है? कलम का जादूगर किस रचना को कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामवृक्ष बोनीपरी और रामधारी सिंह दिनकर है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? रामवृक्ष बोनीपुरी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। इसको आप एक बार देख लीजिए पूरा वीडियो को, तो आप लगभग इसमें से 30-40 क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे। इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको पूरे अंत तक बने रहिएगा। बस आज भर मेहनत कर लीजिए, उसके बाद हिंदी तो आपको पढ़ना नहीं है। इसलिए अंतिम प्रयास आपको करते रहना चाहिए ताकि आप अच्छे नंबर ला सके। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसलिए इस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके सामने 5वां नंबर है, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के रचनाकार कौन है? ये कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के रचनाकार कौन? ये पाठ का नाम है और इसका रचना किसने किया था? तो आपके सामने ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी। देखिए सब में द्विवेदी है, प्रेमचंद है। प्रेमचंद आपको सिंपल है, बाकी सब में द्विवेदी लगा के दिया गया है। इसमें से बताइए, बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि भाई सब में द्विवेदी है तो कौन सा आंसर होगा? तो कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के रचनाकार कौन से आपके आंसर हो जाएंगे? आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, छठा नंबर क्या क्वेश्चन है? छठा नंबर आपके सामने, आज खाए
कल के झक्खे, ताकि गोरख संग न रखे, किस बात से अधृत है। तो आपके सामने ऑप्शन है गौरा है, मंगर है, पंच परमेश्वर है, रविंद्रनाथ ठाकुर है। छठा नंबर आपका आंसर हो जाएगा 6 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा। उसी तरह से आपका 7वां नंबर हो जाएगा भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है। भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है। ऑप्शन है आपके सामने गांवों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, कौन सा हो जाएगा। ये बहुत आसान इसका उत्तर है। भारत की आत्मा जनरली कहाँ निवास करती है, तो जनरली आप बता सकते बिना पढ़े भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, गांवों में भारत की आत्मा, क्योंकि ज़्यादातर भारत में लोग किसान हैं। 60 से 65% लोग अभी भी खेती पर निर्भर करते हैं। तो भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको गांव में। इसी तरह से 8वां नंबर है रहीम किस राजा के दरबारी कवि थे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लगभग बच्चे इसका आंसर बता पाएंगे। रहीम किस राजा के दरबारी कवि थे, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बताइए बताइए। 8 का सी अकबर हो जाएगा, अकबर। रहीम किस राजा के दरबारी कवि थे, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, अकबर। अब 9 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है गौरा के लेखिका कौन है। गौरा के लेखिका कौन है, तो ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है ममता कालिया, तीसरा ऑप्शन है उषा प्रियबंदा, चौथा है अमृता प्रीतम। 9 का क्या आंसर हो जाएगा, 9 का हो जाएगा आपके सामने गौरा का महादेवी वर्मा। अब इन्हीं को कहा जाता है आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा। आधुनिक युग का मीरा भी महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इसलिए ये शब्द भी और ये इसका उत्तर भी ध्यान में रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है, आगे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आपके सामने 10 नंबर है बेटा खुद से डरो, पंच ने किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन, किस पाठ से उद्धृत है। गौरा से है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र से है, मंगर से, पंच परमेश्वर से। देखिए पंच की बात आ रहा है तो देखिए पंच परमेश्वर ही होगा इसका उत्तर। तो 10 का क्या हो जाएगा, बहुत इजी इसका प्रश्न है और बहुत इजी इसका उत्तर है, और इसे आसानी से आप लोग दे पाएंगे, क्योंकि पंच की बात हो रहा है तो चैप्टर भी पंच परमेश्वर से रिलेटेड होगा। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे सही दे पा रहे हैं। आगे आपके सामने 11वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है संज्ञा के। अब ग्रामर का पोर्शन है, ये ग्रामर में आपको कितना पता है ये सब इसका टेस्ट होगा, और नहीं भी आ रहा है तो आपको रिवाइज हो जाएगा। जो भूल भी गए हैं तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। अब देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 है, 4 है, 5 है। 3 है, 4 है, 5 है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, डी नंबर नहीं लिखा हुआ है, फिर भी आप बता सकते हैं इसी में से 3 में से कोई एक है। अब बताइए संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं बताइए, बहुत इजी है। संज्ञा के भेद होते हैं 5। कितने होते हैं, 5। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ये ध्यान में रखिए। ये मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ कि कितने भेद होते हैं, सर्वनाम कितने भेद होते हैं। भेद वाले क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है एग्जाम में, तो आपको मैं सारे पार्ट से क्वेश्चन उठाया हूँ। ये क्या हो गया भाई, सारे पार्ट से मैं क्वेश्चन उठाया हूँ कि सर्वनाम कितने भेद होते हैं, संज्ञा कितने भेद होते हैं, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम में। क्या आ रहा है भाई, अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां है
सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने 3, 4, 5, 6। क्या है ऑप्शन? 3, 4, 5, 6। सर्वनाम का कितने था? 5। सॉरी, संज्ञा कितने भेद था? 5। अब सर्वनाम के कितने भेद हो गए? तो 6। इसका आंसर हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। ध्यान रखिए, आपसे मैं रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको रिवाइज भूले नहीं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और संज्ञा के होते हैं 5 भेद। ठीक है। उसी तरह से वाक्य के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मैंने पढ़ा 5 और सर्वनाम के 6। उसी तरह से वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के कितने भेद होते हैं बताइए। ऑप्शन आपके सामने 2 है, 4 है, 3 है, 5 है। तो क्या हो जाएगा? 13 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? वाक्य के भी 5 भेद होते हैं। हम पढ़े संज्ञा, संज्ञा के भी 5 भेद होते हैं और वाक्य के भी 5 भेद होते हैं। लेकिन अगर सर्वनाम की बात किया जाए तो उसके 6 भेद होते हैं। ये ध्यान में आप रखें। उसी तरह से क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 5 है, 2 है, 7 है। 5 है, 2 है, 7 है, 8 है। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर है क्रिया कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 भेद होते हैं। ठीक है। एक अकर्मक क्रिया होता है। क्या होता है? अकर्मक होता है। अकर्मक होता है। अकर्मक होता है। एक होता है सकर्मक होता है। राइटिंग पे अकर्मक होता है, सकर्मक होता है, 2 होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब उसके बाद है आपके नंबर क्वेश्चन नंबर 15वां नंबर है, जी शब्द का लिंग निर्णय करे। जी शब्द कौन सा है? जी शब्द का लिंग निर्णय करे। तो इसका आंसर आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग इसमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? जी शब्द का, इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, शिक्षा शब्द का लिंग निर्णय करे। शिक्षा शब्द का लिंग निर्णय करे। तो शिक्षा शब्द का लिंग निर्णय क्या हो जाएगा? फर्स्ट है स्त्रीलिंग, दूसरा है फर्स्ट है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, तीसरा है उभयलिंग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा शब्द का लिंग निर्णय क्या हो जाएगा? आपके सामने है स्त्रीलिंग। शिक्षा एक स्त्रीलिंग है। एक कहावत, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जितना पियोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। कहावत है, मैं आपके सामने चिपका दिया, आप इसको फॉलो करें। शिक्षा, जितना आपको साथ शिक्षा मिलेगा उतना आप आगे बढ़ोगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 है, अवश्य शब्द का विशेषण क्या होता है? ऑप्शन है अनावश्यक है, दूसरा है अति आवश्यक है, तीसरा है आवश्यक है, चौथा है अधिक आवश्यक है। तो अवश्य शब्द का विशेषण क्या होता है? इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 17 नंबर का सी हो जाएगा। अवश्य शब्द का विशेषण हो जाएगा आवश्यक। अवश्य से बना है, अब अवश्य से बना है आवश्यक। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, नीति शब्द का विशेषण क्या होता है? नीति शब्द का विशेषण क्या होता है? नैतिक, नैतिक है, नीतिज्ञ है, नैतिक है, राजनीतिक है। इसका विशेषण क्या हो जाएगा? इट मीन्स एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा इसका? नीति शब्द का विशेषण
क्या होगा, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 18 नंबर का ये आपका नैतिक हो जाएगा। नीति शब्द का विशेषण नैतिक हो जाएगा। उसी तरह से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है, लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 है, 8 है, 4 है, 5 है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 19 का लिंग के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, दूसरा होता है पुल्लिंग। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20, वचन के कितने भेद होते हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के भेद होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। वचन के होते हैं 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां नंबर है, अब संधि विच्छेद से क्वेश्चन आ रहा है, गिरीश। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन देखिए, गिरी जोड़ इस, गिरी जोड़ छोटी ई की मात्रा 100 है, गिरी बड़ी ई की मात्रा तालाबे 100 है, गिरी बड़े ई की मात्रा 100। इसमें से क्या होगा? गिरीश। 21 नंबर का क्या उत्तर हो जाएगा? ये होगा कि ये होगा, कौन सा होगा बताइए? ये हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। देखिए, छोटी की मात्रा प्लस बड़ी की मात्रा, है ना, तो क्या हो जाएगा? बड़ी की मात्रा, है ना, ये हो जाएगा। तो ये ग्रीस बना रहेगा, इस बन गया। तो 21 नंबर का क्या, कौन सा उत्तर हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अब 22 नंबर है, आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? आविजोकार, आविष्जोकार, आविजोकार, ये आविजो सका, कौन सा उत्तर हो जाएगा 22 नंबर का? आविजोकार। ये विसर्ग संधि का प्रश्न है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संधि से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक आपको विसर्ग से पूछा जाएगा, एक स्वर संधि से पूछा जाएगा। कम से कम 2 से 3 तो क्वेश्चन पूछता ही है एग्जाम में, इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए और इसे आपको प्रिपेयर करके जाना है एग्जाम में, ताकि आप 2 नंबर कम से कम तो पक्का करके ही आए। ठीक है। और 23वां नंबर है, हाथ खींचना का मुहावरे का अर्थ होता है हाथ खींचना। नहीं, क्या हाथ है उसको खींच रहा है, माने कि हम क्या कर रहे हैं, उसे दूरी बना, साथ देना, दूसरा है साथ लेना, तीसरा है अलग करना, चौथा है अलग होना। 23 नंबर का क्या उत्तर हो जाएगा? आप कमेंट करके बता सकते हैं। पहला है साथ देना, दूसरा है साथ लेना, और तीसरा है अलग करना, चौथा है अलग होना। तो 23 का क्या हो जाएगा? अलग करना। हाथ खींचना माने कि अलग हो रहे हैं, है ना। तो 23 का क्या हो जाएगा? 23 का सी नंबर। 24 नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर, सजीव शब्द का विलोम क्या होता है? सजीव का क्या होगा? निर्जीव है, मरण है, जीवन है, आजीवन है। सजीव का क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा, है ना। सजीव मतलब जिसमें जान है, निर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं है, है ना। हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि कोई कुर्सी टेबल है वह निर्जीव है, जिसमें प्राण हो, जैसे पेड़ हो, रिप्रोड्यूस कर सके, वह सजीव प्राणी है ना। तो 24 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब उसी तरह से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 से आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तिमिर है, नभ है, दृष्टि है, चांद है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? इस चारों ऑप्शन में से इसका क्या उत्तर हो जाएगा? आकाश का क्या हो जाएगा? नभ हो जाएगा। आकाश का नभ हो जाएगा। आकाश का गगन भी होता है, ये भी गगन होता है, नभ होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। 26 नंबर आपके सामने है, कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर के रचनाकार कौन है? कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर के रचनाकार कौन है? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप इसका इजीली बता सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी है,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, हरिशंकर परशाई है, महादेवी वर्मा है। आपको रिवीजन भी हो रहा है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? आप क्विक इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ? हाँ, ये भी बात ध्यान में रखें कि एक क्वेश्चन डेट ऑफ बर्थ से भी पूछा जाता है कि किस ईयर को किस कवि का जन्मदिन है, यानी किस वर्ष कोई कवि जन्म लिए थे। तो इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अपने जहन में रख के चलना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन है 1908, 1650, 1925 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर होगा 1908। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्विक आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अन्य जोड़ आय, अन जोड़ न्याय, अन्य जोड़ न्याय, अन प्लस अन्य, इनमें से कौन सा इसका उत्तर होगा? 28 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद अन जोड़ न्याय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग के कितने भेद होते हैं? हिंदी व्याकरण में लिंग के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है आपके पास 5 है, 10 है, 20 है, 2 है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग माना जाता है, और यही इसका उत्तर है 29 नंबर का डी। 30 नंबर है, माँ बाप शब्द कौन सा समास है? माँ बाप में कौन सा समास बताइए? देखिए, दीर्घु जब भी रहेगा तो संख्या का बताएगा, तत्पुरुष पुरुष कोई नाम का बोध कराएगा, कर्मधारय विशेषता बताएगा, द्वंद्व जैसे हाइफन रहता है तो वह द्वंद्व समास होता है। तो इस तरह से आप जज कर सकते हैं। चाहे और रहेगा, माँ और बाप रहेगा तो आप तभी द्वंद्व होगा। हाइफन चाहे और रहेगा तो हम समझेंगे कि वह कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अवयवी समास रहेगा तो उसके पहले उपसर्ग लगा हुआ रहेगा तो अवयवी समास होता है। तो इस तरह से हम पहचानेंगे। लंबोदर, लंबोदर शब्द का कौन सा समास है? इसका क्या उत्तर होगा? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दीर्घ समास, बहुब्रीहि समास और नज्म समास, है ना। तो 31 का सी विशेषता बता रहा है लंबोदर माने कि किसी के पर्यायवाची शब्द से जुड़ा हुआ शब्द रहे तो हम लगाएंगे बहुब्रीहि समास। लंबोदर किसको बोलते हैं? गणेश जी को बोलते हैं ना, विशेषता बताते हैं, तो हम बहुब्रीहि समास लगाएंगे। तो 31 का आपका क्या आंसर हो जाएगा? सी होगा। 32 का श्रृंगार शब्द का विशेषण होता है। श्रृंगार का विशेषण क्या होगा? श्रृंगार शब्द है उसका विशेषण क्या होगा? ऑप्शन है धार्मिक है, श्रृंगारिक है, धनवान है। ये तो कभी होगा नहीं। इसका विशेषण हो सकता है धार्मिक, ये तो धर्म से रिलेटेड, धर्म का धार्मिक होता है, धन का धनवान होता है, धन का होता है ये, और ये होता है धर्म का, है ना। तो इनमें से कोई है एक श्रृंगारिक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32 का बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म शब्द का विशेषण क्या है? ये जस्ट क्वेश्चन आया है ना। धर्म का क्या हो जाएगा? धार्मिक हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। धर्म का विशेषण क्या हो जाएगा? धार्मिक हो जाएगा। 33 का आप टिक लगा देंगे बी नंबर। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 34वां पे आ गए हैं। हिंदी साहित्य में किस लेखक को कलम का जादूगर कहा जाता है? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, रामवृक्ष बुनपुरी और नागार्जुन। बहुत ही सरल इसका उत्तर होगा कि हिंदी साहित्य में किस लेखक को कलम का जादूगर कहा जाता है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? प्रेमचंद को कहा जाता है ना। तो 34 का भी हो जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। इनमें से कौन सा प्रेमचंद की रचना है? गोदान है, मैलांचल है, कमयानी है, बीजक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद की रचना है गोदान।
इसमें से प्रेमचंद की रचना क्या है? गोदान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां स्थान पे 36 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। इसका क्या उत्तर? समास के कितने भेद होते हैं? भेद वाला क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन पूछता ही है, इसलिए मैं सारे जो भी टॉपिक है, जो भी नाउन है मतलब संज्ञा है, सब नाम है, सबके कितने भेद होते हैं उसका मैं हर टॉपिक से एक क्वेश्चन भेद वाला मैं उठाया हूँ। तो 36 का क्या हो जाएगा? समास के कितने भेद होते हैं? 5 है, 6 है, 4 है, 8 है। तो समास के कितने भेद होते हैं? 6। देखिए, स से समास और स से सर्वनाम, तो इसका भी कितने भेद था? तो आपका 6 भेद था। सर्वनाम हो गया और समास का भी हो गया है ना, इसका भी 6 भेद होता है। संज्ञा का कितना था? 5 था। ये सब ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठिठुरता हुआ गणतंत्र साहित्य की कौन सी विद्या है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र साहित्य की कौन सी विद्या है? नाटक है, कहानी है, निबंध है, एकाकी है, या इसमें से कौन सा उत्तर है? आप इसका बताइए क्या उत्तर होगा? नाटक होगा, कहानी होगा, निबंध होगा, एकाकी होगा, कौन सा होगा? 37 नंबर का बी आंसर होगा कहानी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र साहित्य की कौन सी विद्या है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पे हम पहुंच गए हैं। प्रश्न नंबर 38, भारत मामा ग्राम वासनी के कवि का नाम लिखे। इसके कवि का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर है, आरसी प्रसाद सिंह है, सुमित्रानंद पंत है, राम नरेश त्रिपाठी है। क्या उत्तर है? क्वेश्चन नंबर 38 का क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत होगा। भारत मामा ग्राम वासनी कवि के लेखक कौन है? तो सुमित्रानंद पंत साहब हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39वां क्वेश्चन क्या होगा? किस कवित्री को इनमें से आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है? क्वेश्चन में पूछा था, पिछले बार मैं बताया था, तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसका क्या उत्तर हो जाएगा? महादेवी वर्मा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 पे आ चुके हैं। मोती शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? मोती शब्द का लिंग निर्णय करें। मोती शब्द कौन सा इसमें लिंग है? बताइए, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है? क्या होगा? मोती। मोती आपका है पुल्लिंग। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा मोती कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। प्रश्न संख्या 41 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। कलम शब्द का लिंग निर्णय करें। लिंग निर्णय से भी एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है। कलम कौन सा है? कलम स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है? कलम आपका स्त्रीलिंग है ना, कलम से हम लिखते हैं, कलम आपका स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर हम 42 पे आ चुके हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। ये समझिए कि आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन। ठीक है। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम का, तो इसलिए इसको आप हल्के में ना ले। जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43वां है, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? मानव शब्द का विलोम क्या होता है? अमानव होता है, आदि मानव होता है, दानव होता है, राक्षस होता है? क्या होगा? आप भी भाई मानव है, बताइए आपका विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का क्या हो जाएगा? दानव। मानव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दानव हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 44वें पे आ चुके हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? भेद वाला क्वेश्चन फिर से आया। कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 6,
8 है, 7 है, 5 है। इनमें से कौन से उत्तर है बताइए। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के होते हैं आपको 8 भेद, है ना। कर्ता कर्म को वही वाला है। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 45। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के रचनाकार है? हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के रचनाकार हैं? नाटककार हैं कि व्यंग्यकार हैं कि निबंधकार हैं कि चित्रकार है कि कौन से कार है बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद किस प्रकार के रचनाकार है बताइए। 45 का क्या हो जाएगा? 45 का सी हो जाएगा, निबंधकार है। निबंध से रिलेटेड रचना करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। 45 नंबर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे हम लोग आ चुके हैं। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है, जिन्हें हम लोग कहते हैं आधुनिक युग का मीरा? आधुनिक युग को मीरा हम कहते हैं महादेवी वर्मा को। इनके कौन सी रचना है? इनमें से गौरा है, कफन है, पंचलाइट है, ईदगाह है। इनका हो जाएगा गौरा। क्या हो जाएगा? गौरा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे वाले सेशन में आया था ये क्वेश्चन, है ना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए बार बार आया है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 8। 8 किसका किसका था? कारक का था भाई। कारक का भी 8 भेद था, तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे, है ना। अभी ऊपर हाल में आया था क्वेश्चन। गणेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? गंज और ईस, गंज और ईस, है ना। गणज और ईस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इस देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसका क्या होगा? गन छोटी की मात्रा होता है ना, बड़ी की मात्रा में डबल ए हो जाता है, लेकिन छोटी की मात्रा होगा तब जाके हो जाएगा, सॉरी, ग नीस, है ना। ये होगा इसका, तो इस तरह से बनेगा इसका संधि विच्छेद। अब 49 नंबर क्वेश्चन है। जीवन का झरना शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? हरिशंकर परसाई है, महादेवी वर्मा है, आरसी प्रसाद सिंह है, पंत है। जीवन का झरना शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आरसी प्रसाद सिंह। जीवन का झरना, आरसी, जीवन का झरना आरसी प्रसाद सिंह। इसका क्या हो जाएगा? जीवन का झरना आरसी प्रसाद सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50वां आ गया। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? आज खाए और कल के झक्के, ताके गोरख संग न रखे, किस पाठ से अधृत है? ये जो लाइन लिया गया है यह किस पाठ से लिया गया है? इसका उत्तर बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है, गौरा है, मंगर है, पंच परमेश्वर है, रविंद्रनाथ ठाकुर चैप्टर से लिया गया है। कौन सा होगा? 50 का क्या हो जाएगा? 50 मंगर से हो जाए। किससे हो जाएगा? मंगर से। आज खाए और कल के झक्के, ताके गोरख संग न रखे, मंगर से लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये शब्द को ध्यान में रखिए। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिछले साल भी इसको पूछा गया था, इसलिए इसको ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 51। भारत की आत्मा कहाँ निवास कर? रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? आप झट से बता सकते हैं। इसका हो जाएगा गांव में। रहीम किस राजा के दरबारी कवि थे? तो क्या इस उत्तर हो जाएगा? इसका हो जाएगा अकबर, है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है। गौरा के लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा इसका? महादेवी वर्मा। ये एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। मैं ये क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ, लगातार रिपीट क्यों हो रहा है? ये हर कहीं ना कहीं पिछले साल ये
हर साल ये पूछा जा रहा है, मैं जैसे जैसे पूछा जा रहा है उसी को मैंने यहाँ पे ला दिया है यहीं पे इसको, ताकि इसका इम्पोर्टेंस आपको समझ में आए और ये क्वेश्चन को आपको रिवाइज करके जाइएगा तो 100% आपको फायदा होगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेटा खुद से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन, किस पाठ से उद्धृत है? आपको ये याद हो चुका होगा। आप क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर खुद ब खुद आपका पेन चलने लगेगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? पंच परमेश्वर। क्वेश्चन पढ़ो और टिक करो, रूल लगाइए, है ना। इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर दिया हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा सम्राट प्रेमचंद का जन्म स्थान कहाँ है? प्रेमचंद से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। कथा सम्राट प्रेमचंद का जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लम्ही। इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्रेमचंद का जन्म हुआ था वाराणसी में, है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, इनमें से राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना इनमें से कौन सी है? तो सही उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन है पंच परमेश्वर, कफन, गौरा, मंगल। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? मंगल। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना क्या है? मंगल है। जीवन का झरना कविता का नाम किसने लिखा था? जीवन का झरना कविता के कवि का नाम क्या है? ठीक है, सुमित्रानंद पंत है, निराला है, आरसी प्रसाद सिंह है और सीधा प्रसाद है। तो क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा जैसे ही झरना आएगा तो आरसी प्रसाद जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो क्या होगा? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी होगा। पीछे मैं गलत बता दिया था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। मैं पीछे भी मैं था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था कलम का जादूगर, मैं वहाँ पे प्रेमचंद लगा दिया था जो कि गलत है। ठीक है, तो इसका क्या हो? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर है क्वेश्चन। इसका क्या क्वेश्चन है देखते हैं। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर के रचनाकार कौन है? कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुहन लाल द्विवेदी। कौन सा उत्तर हो जाएगा? कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर के रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 60 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ग्रीजोरिस या ग्रीजोरिस, इसमें से कौन सा उत्तर होगा? देखिए, ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। तो 60 का हो जाएगा डी नंबर। आविष्कार का ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आविष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ खींचना, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव शब्द का विलोम क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा निर्जीव। सजीव शब्द का विलोम क्या होता है? निर्जीव। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? देखते ही आप लगा दीजिएगा, जितना मैं पढ़ाएं उतना आपको पूरा याद हो गया होगा। मेरा पढ़ाने का एक ही लक्ष्य, जितना पढ़ाएं वो आपके माइंड में छप जाना चाहिए। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? नभ।
संज्ञा कितने भेद होते हैं? रिपीट, रिवाइज भी मैं साथ साथ करवा रहा हूँ आपको। संख्या कितने भेद होते हैं? अब आपको याद हो चुका होगा। कितने भेद होते हैं? 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? सीधे आंसर क्या उत्तर हो जाएगा? 6। वाक्य कितने भेद होते हैं? अभी तक आपको पूरा याद हो चुका होगा। वाक्य कितने भेद होते हैं? 5, है ना। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5, 2, 7, 8 क्रिया के। अब ये भी आपको मैं बता चुका हूँ पहले। क्रिया के भेद 2 होते हैं, है ना। जी शब्द का लिंग निर्णय करें। जी शब्द का कोई नहीं होता, न पुल्लिंग न स्त्रीलिंग न उभयलिंग। इसका क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। शिक्षा शब्द का क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा? इसका उत्तर हो जाएगा स्त्रीलिंग। अवश्य शब्द का विशेषण क्या होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? आवश्यक हो जाएगा। नीति शब्द का विशेषण क्या होता है? नीति शब्द का नैतिक, नीतिज्ञ, नैतिक, राजनीतिक। क्या हो जाएगा? 72 का सी नंबर। सब रिपीटेड क्वेश्चन में पीछे पड़ा है, वही भाई मैं करवा रहा हूँ आपको, ताकि आपको याद आसानी से हो जाए। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 है, 8 है, 4 है, 5 है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के भेद 2, 3, 4, 5। क्या हो जाएगा? वचन के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में किस रचनाकार को कथा सम्राट भी कहा जाता है? नागार्जुन को, फणीश्वर नाथ रेणु को, प्रेमचंद को, रामवृक्ष पूर्णपुरी को। हिंदी साहित्य में किस रचनाकार को कथा सम्राट भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। इसमें से लेखिका महादेव वर्मा की रचना कौन सी है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? मंगर है, गौरा है, ठेस है, वापसी है। तो क्या हो जाएगा? गौरा। सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सत्य जोड़ आचार, सत्य जोड़ आचार, शब्द जोड़ चार या स जोड़ आचार, कौन सा हो जाएगा? इसका नंबर 1 आंसर होगा सत्य जोड़ आचार, सदाचार का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, इनमें से कौन कवित्री आधुनिक काल के छायावाद है? ये आधुनिक काल के मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक काल के छायावाद कौन है? ऑप्शन है मीराबाई, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है उषा प्रियवंदा, इनमें से कोई नहीं। महादेवी वर्मा को ही आधुनिक काल के छायावाद कहते हैं। ठीक है, इनसे 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आधुनिक युग के मीरा, आधुनिक युग के छायावाद किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा महादेवी वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? एक है पारिवारिक, एक है परिवारवाद, एक है संयुक्त परिवार, इनमें से कोई नहीं। आंसर तो होगा ए और बी दोनों में से, तीसरा में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? आप इसमें से टिक कर सकते हैं। क्या होगा? पारिवारिक होगा, परिवारवाद नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, 80 नंबर, बादल शब्द का पर्यायवाची क्या है? मेघ है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है। आकाश तो किसका है? नभ का है ना।
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेघ। पृथ्वी का भू है। श्वेत शब्द का विलोम क्या है? श्वेत शब्द का विलोम क्या है? काला है, श्याम है, उजला है, कृष्ण है। श्वेत क्या हो जाएगा? विलोम। ये तो हो जाएगा, इसका पर्यायवाची होगा, ठीक है, लेकिन इसका विलोम शब्द होगा उजला। क्वेश्चन नंबर 82 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। भकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी शारीरिक ढांचे में ही नहीं स्वभाव में भी प्रस्तुत कथन के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा? पहला नंबर ऑप्शन है राम वृक्ष बोनीपुरी, फर्नीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन और प्रेमचंद। इनमें से कौन सा इसका उत्तर होगा? इसका होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। इसे कलम के जादूगर भी कहते हैं, राम वृक्ष बोनीपुरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 पर आ चुके हैं हम लोग। पदबंध में कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, 5 होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पदबंध में कितने भेद होते हैं? तो पदबंध में 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 पे पहुंचते हैं। हिंदी साहित्य में किस कवि को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा गया? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो आपका ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, नागार्जुन, निराला, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को कहा गया है, ठीक है। यामा के रचयिता इनमें से कौन है? यामा के रचयिता कौन है? गौरा और यामा किसके द्वारा? महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। गौरा भी लिखा गया है ना। गौरा से खूब क्वेश्चन पिछले प्रश्नों में पूछा गया। आधुनिक युग का मीरा, छायावाद किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचेंगे। इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी कविता है? रामधारी सिंह दिनकर की इसमें से कौन सी कविता है? पहला है भारत माता, ग्रामवासिनी, जीवन की झरना, हिमालय का संदेश, जीवन संदेश। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी कविता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय का संदेश। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया कविता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गणेश करना का अर्थ क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। श्री गणेश करना मतलब कोई चीज शुरुआत करना, स्टार्ट करना, प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आजादी शब्द का विलोम क्या है? आजादी मतलब गुलामी, है ना। क्या होगा? कंफ्यूजिंग शब्द है, देखिए गुलाम और ये कंफ्यूज करेगा, लेकिन इसका देखिए ये भी आज़ादी है, लास्ट में ये भी है। तो ये अगर आज़ाद रहता तो गुलाम होता, आज़ादी है तो क्या होगा? गुलामी। अक्सर जो आसान क्वेश्चन होता है वह कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, वह अक्सर बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूज कर देता है और सही आते हुए भी गलत कर जाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखें। इनमें से रहीम किस कालखंड के कवि हैं? आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भक्ति काल। क्या हो जाएगा? रहीम किस काल खंड के कवि हैं? तो भक्ति काल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। इनमें से अव्ययी भाव समास कौन सा है? अव्ययी भाव में मैं क्या बताया था कि अगर वह क्या होगा? उपसर्ग होगा, उपसर्ग लगा होगा तो क्या हो जाएगा? वह अव्ययी भाव होगा। दाल रोटी नहीं होगा। त्रिभुज, ये दीर्घ समास है। प्रतिदिन है। 10 आनन वाला 10 आनन ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका? प्रतिदिन। प्रति जो दिन, प्रति दिन में
दिन में लग गया प्रति तो प्रति हो गया तो अव्ययी भाव समास हो गया। क्या प्रति क्या है? उपसर्ग। ये प्रति आपका उपसर्ग लग गया है ना, इसलिए यह अव्ययी भाव समास हो गया। अव्ययी भाव समास पहचाने का ये फंडामेंटल है, ये ट्रिक है, रामबाण ट्रिक है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए और आपसे 1-2 क्वेश्चन इससे पूछा ही जाएगा जो आपको छांटने में मदद करेगा और सही उत्तर पहुंचने में आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आनंद मनाना, खुशहाल होना, प्रकाशवान होना, इनमें से कोई नहीं। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना, मतलब आनंद मनाना। 92 क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है? ये बहुत बार पूछा गया भाई महादेवी वर्मा, इसको ध्यान में रखना है। गंगा शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? गंगा शब्द का लिंग निर्णय, गंगा क्या? गंगा मैया बोलते हैं, है ना, तो गंगा क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनमें से कौन सी रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की इनमें से कौन सी रचना है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर, मंगठ, टूटता हुआ गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 95 है, 95 आपके सामने है। इनमें से द्वंद्व समास कौन सा है? द्वंद्व समास कौन सा है? जब नहीं पता है, जब हाइफन हो चाहे और हो तो वह द्वंद्व समास हो जाता है। दीर्घु माने संख्या बताता है ना, चौराहा दीर्घु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पुस्तक शब्द का कॉपी होगा, कलम होगा, किताब होगा, स्याही होगा। पुस्तक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? किताब होगा। क्वेश्चन नंबर हम 97 पे आ चुके हैं। सोना शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? सोना, सोना शब्द का लिंग निर्णय पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा। तो सोना शब्द का कौन सा लिंग निर्णय होगा? सोना का होगा पुल्लिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य शब्द का विशेषण रूप क्या है? साहित्यिक है, सहित है, असाहित्यिक है, इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर हो जाएगा? साहित्यिक है। ये तो कभी कोई लॉजिक लगता नहीं, असाहित्यिक हो जाएगा आपको, मतलब विलोम शब्द रहता तो असाहित्यिक होता, लेकिन यहाँ पे पूछा है विशेषण रूप, तो क्या हो जाएगा? साहित्यिक। 99 नंबर क्वेश्चन है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यश जोरदा, यश जोरदा, इसमें से कौन सा होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। यशोदा शब्द का होगा यश जोरदा। 99 का सी नंबर हो जाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन है, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 100 क्वेश्चन आपको दिया गया, 100 क्वेश्चन, इसमें से कितने सही होंगे? आप कमेंट करके हमें बताएं, 100 में से कितना नंबर आया, आप कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो को थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा या अगर कुछ थोड़ा भी फायदा आपको लगता है कि इससे हुआ हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाकी मैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आप इसको लाइक या शेयर करें। आपको फ़ायदा लगता है तो लाइक करें, अगर नहीं लगता है तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।